नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे दर्शन मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा है विक्टर ई फ्रैंकल ने। विक्टर ई फ्रैंकल एक यहूदी मानसिक चिकित्सक और होलोकॉस्ट के उत्तरजीवी थे। इस पुस्तक में उन्होंने नाजी एकाग्रता शिविरों में अपने अनुभवों का वर्णन किया और यह बताया कि कैसे कुछ लोग जिनके पास जीवन का उद्देश्य था, वे अत्यधिक कष्ट और संकट के बावजूद जीवित रहने में सफल हुए। ये किताब एकाग्रता शिविर में बिताए गए उनके दर्दनाक अनुभवों पर आधारित है, लेकिन यह सिर्फ यातनाओं की कहानी नहीं, बल्कि ये एक सबक है कि कैसे इंसान अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मृत्यु शिविर, मानव आत्मा का परीक्षण। मृत्यु शिविर, मानव आत्मा का परीक्षण विषय विक्टर ई फ्रैंकल के पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसमें वे बताते हैं कि कैसे नाजी एकाग्रता शिविरों में कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन पर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। यह अध्याय न केवल क्रूरता और पीड़ा की कहानी है, बल्कि यह मानव आत्मा की शक्ति, सहनशीलता और आशा की खोज का भी प्रतीक है। फ्रैंकल बताते कि जब कैदियों को एकाग्रता शिविरों में लाया जाता था, तो सबसे पहले उनका वस्त्र, सामान और यहां तक कि उनका नाम भी छीन लिया जाता था। उन्हें केवल एक संख्या दी जाती थी, जिससे उनका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता था। जब कैदी शिविरों में प्रवेश करते थे, तो सबसे पहले उनका चयन किया जाता था। कुछ को सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, जबकि बाकी को कठोर श्रम के लिए चुन लिया जाता था। भोजन बेहद कम मात्रा में दिया जाता था, जिससे कैदी धीरे धीरे कमजोर और बीमार पड़ जाते थे। ठंड, बीमारी और क्रूरता आम बात थी, और किसी भी छोटी गलती के लिए उन्हें कोड़े या मौत की सजा मिल सकती थी। फ्रैंकल बताते कि जब कोई व्यक्ति एकाग्रता शिविर में प्रवेश करता था, तो उसकी मानसिक अवस्था 3 चरणों में से गुजरती थी। पहला चरण झटका और अस्वीकृति। जब नए कैदी शिविरों में पहुंचते थे, तो वे अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि यह सब एक बुरा सपना है और शायद जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जब वे अपने प्रियजनों को खोते या अमानवीय व्यवहार देखते, तो वे धीरे धीरे इस कठोर वास्तविक को स्वीकार करने लगते। दूसरा चरण दूसरा चरण भावनात्मक शून्यता। लगातार यातना और मृत्यु को देखने के बाद अधिकांश कैदी मानसिक रूप से सुन्न हो जाते थे। अब उन्हें किसी की मृत्यु या अत्याचार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दर्द उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वे सिर्फ दिन प्रतिदिन जीवित रहने की कोशिश करते थे और उनकी भावनाएं धीरे धीरे मरने लगती थी। तीसरा चरण मुक्ति के बाद की मानसिक स्थिति। जो लोग किसी तरह जीवित बच गए, वे भी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में मुक्त हो गए हैं। कई लोगों को गहरी मानसिक चोट का सामना करना पड़ा और वे सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाए। फ्रैंकल इस विषय में यह भी समझाते हैं कि शिविरों में हर कोई समान परिस्थितियों में था, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया अलग थी। कुछ लोग अपनी मानवता खो देते थे और केवल खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। वहीं कुछ लोग दूसरों की मदद करने और नैतिकता बनाए रखने की कोशिश करते थे, भले ही इसका मतलब खुद खतरे में पड़ना हो। फ्रैंकल के अनुसार मनुष्य से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि भले ही परिस्थितियां भयानक हों, फिर भी व्यक्ति यह तय कर सकता है कि वह उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। फ्रैंकल ने देखा कि जिन कैदियों के पास कोई जीने का उद्देश्य था, वे अधिक समय तक जीवित रह सके। कुछ लोग अपने परिवार से दोबारा मिलने की उम्मीद में जीवित रहे। कुछ लोगों ने दूसरों की मदद करके या अपने भविष्य के कार्यों के बारे में सोचकर जीने की शक्ति पाई। फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि कठिनाइयों और पीड़ा में भी पाया जा सकता है। फ्रैंकल का संदेश यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही शक्ति हमें सबसे बड़ी विपत्तियों में भी जीवित रहने की ताकत देती है। चैप्टर 2, कैदी का आंतरिक जीवन। विक्टर ई फ्रैंकल ने अपने पुस्तक में ये बताया है कि एकाग्रता शिविरों में कैदियों के बाहरी जीवन की कठिनाइयां जितनी भयानक थीं, उतनी ही जटिल और गहरी उनके आंतरिक जीवन की प्रक्रिया भी थी। जब किसी को स्वतंत्रता, गरिमा, प्रियजनों और मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दिया जाता है, तब उनका मानसिक और भावनात्मक संतुलन कैसे प्रभावित होता है? कैदी का आंतरिक जीवन इस प्रश्न का उत्तर देता है। फ्रैंकल ने देखा कि एकाग्रता शिविर में रहने वाले कैदी 3 मुख्य मानसिक चरणों से गुजरते थे। पहला चरण सदमे और अस्वीकार।
जब कैदी पहली बार शिविर लाए जाते थे तो वे अविश्वास और सदमे में होते थे। उन्हें लगता था कि ये सब एक अस्थायी स्थिति है और शायद उन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। ये चरण मनोवैज्ञानिक आत्मसुरक्षा के रूप में काम करता था, ताकि वे अचानक आई इस क्रूर वास्तविकता को सहन कर सकें। दूसरा चरण, भावनात्मक शून्यता। जब कैदी शिविर में कुछ समय व्यतीत कर लेते थे तो वे एक भावनात्मक शून्यता की स्थिति में चले जाते थे। वे हर दिन अत्याचार, भूख, ठंड और मृत्यु को देखते थे, जिससे वे भावनाओं से दूर होते चले जाते थे। एक मानसिक रक्षा तंत्र था ताकि वे खुद को मानसिक रूप से टूटने से बचा सकें। तीसरा चरण, मुक्ति के बाद की मानसिक स्थिति। जो कैदी किसी तरह जीवित बच गए, वो भी मानसिक रूप से पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्हें अपनी आज़ादी पर विश्वास नहीं हो रहा था और कई लोगों को मानसिक समस्याएं हुईं। कुछ लोग सामान्य जीवन में लौटने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि वे लगातार अपने भूतकाल की यातनाओं को याद करते थे। शिविरों में कैदियों को लगभग हर चीज से वंचित कर दिया गया था, भोजन, आराम, स्वतंत्रता और गरिमा। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं छीन सकता था, वो थी उनकी कल्पना और आंतरिक दुनिया। कई कैदी सपनों में खो जाते थे और अपने अतीत की सुखद यादों में डूब जाते थे। कुछ लोग अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों की कल्पना करके अपने दर्द को सहने में सक्षम होते थे। फ्रैंकल ने खुद को जीवित रखने के लिए ये कल्पना की कि वो एक दिन किसी विश्वविद्यालय में खड़ा होकर लोगोथेरेपी पर व्याख्यान दे रहा है। यही आंतरिक दुनिया उन्हें बाहरी पीड़ा को सहने की शक्ति देती थी। कुछ कैदी मसीह, गीत या कविता या साहित्य का सहारा लेते थे। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी प्रार्थना करते थे या धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेते थे। कुछ कैदी अपने भीतर कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज करते थे। वे गाने गाते थे, कविताएं याद करते थे या पुराने सुखद अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करते थे। आध्यात्मिकता और दर्शन ने कई कैदियों को कठिनाइयों का सामना करने में मदद की। मानसिक पीड़ा से बचने के लिए कैदी अलग अलग प्रकार की मानसिक रणनीतियां अपनाते थे। एपैथी। जब व्यक्ति किसी दर्द या पीड़ा को महसूस करने से इनकार करता है तो उसे एपैथी कहा जाता है। फ्रैंकल ने देखा कि बहुत से कैदी किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया को दबाने लगते थे ताकि वे मानसिक रूट से टूट न जाएं। हास्य। कुछ कैदी विपरीत परिस्थितियों में भी हंसी मजाक करने की कोशिश करते थे। हास्य कभी कभी सबसे बड़ी कठिनाइयों को सहने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता था। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। फ्रैंकल के अनुसार बाहरी दुनिया में कुछ भी घटित हो, व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होता है। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद करती है। फ्रैंकल ने पाया कि जो कैदी अपने जीवन में किसी गहरे अर्थ को देख सकते थे, वे कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सक्षम थे। कुछ कैदी अपने प्रियजनों से फिर मिलने की आशा में जीवित रहे। कुछ ने खुद से कहा कि वे बाहर निकलने के बाद दुनिया को अपने अनुभवों से कुछ सिखाएंगे। फ्रैंकल ने खुद को जीवित रखने के लिए अपने दिमाग में ये कल्पना की कि वो एक दिन लोगोथेरेपी पर लेक्चर दे रहा होगा। जिस व्यक्ति के पास क्यों जीना है, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। फ्रैंकल कहते हैं, आपकी बाहरी स्थिति चाहे कितनी भी भयानक हो, आप हमेशा ये चुन सकते हैं कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। चैप्टर 3, दुख और अर्थ। फ्रैंकल की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि दुख केवल एक पीड़ा नहीं है, बल्कि यह एक गहरे अर्थ की खोज का माध्यम भी बन सकता है। फ्रैंकल अपने अनुभवों के माध्यम से ये बताते हैं कि मनुष्य के लिए केवल सुख और सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कठिनाइयों, पीड़ा और संघर्ष के दौरान भी वो अपने जीवन में अर्थ खोज सकता है। उनका यह विचार न केवल एकाग्रता शिविरों में लागू होता है, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुख और चुनौतियों को समझने के लिए भी उपयोगी है। दुख एक अपरिहार्य सत्य है। जीवन में दुख और संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है जिसे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में गुजरता है। प्रश्न ये नहीं है कि हम दुखी क्यों होते हैं, बल्कि हम अपने दुख का सामना कैसे करते हैं। दुख 3 प्रमुख स्रोतों से आता है: शारीरिक पीड़ा जैसे बीमारी, चोट, भूख, ठंड आदि; मानसिक और भावनात्मक पीड़ा जैसे अपमान, हानि, अलगाव आदि; अस्तित्व की पीड़ा जैसे जीवन के उद्देश्य का खो जाना, शून्यता महसूस करना। फ्रैंकल कहते हैं कि दुख स्वयं में अर्थहीन नहीं होता, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। जब मनुष्य अपने दुख का अर्थ खोज लेता है तो वह इसे सहन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। फ्रैंकल के अनुसार जिस व्यक्ति के पास क्यों जीना है, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। शिविरों में भी वे कैदी जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को देखा, वे अधिक समय तक जीवित रह सके। कैसे दुख को अर्थ में बदला जा सकता है? स्वीकार करना। दुख से बचने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना और समझना कि यह जीवन का एक हिस्सा है। आशा बनाए रखना। अगर हम मानते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा तो दुख सहना आसान हो जाता है। सेवा और प्रेम। जब हम अपने दुख को दूसरों की सेवा और सहायता के रूप में बदल देते हैं तो हमें एक नया उद्देश्य मिलता है।
फ्रैंकल ने अपने शिविर के अनुभवों से सीखा कि दुख को कैसे सहन किया जाए। कुछ कैदी अपने हिम्मत बनाए रखते थे और दूसरों की मदद करते थे। कुछ कैदी अपने अंदर एक उच्च उद्देश्य महसूस करते थे जिससे वे अपनी यातना को भी सहन कर सकते थे। प्रेम और रिश्तों की यादें भी दुख को सहन करने का एक बड़ा माध्यम बनती थी। फ्रैंकल का अनुभव, उन्होंने शिविर में अपनी पत्नी और माता पिता को खो दिया, फिर भी उन्होंने अपने भविष्य में एक चिकित्सक के रूप में लोगों की मदद करने का सपना देखा। यह सपना और उद्देश्य उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रखने में सहायक हुआ। क्या दुख के बिना भी अर्थ पाया जा सकता है? दुख केवल अर्थ की खोज का एक तरीका है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है। हम 3 तरह से अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। सृजन, जब हम कुछ नया बनाते हैं या कोई रचनात्मक कार्य करते हैं। अनुभव, जब हम प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और रिश्तों का अनुभव करते हैं। दुख, जब हम अपने दर्द और कठिनाइयों से सीखते हैं और इसे एक उच्च उद्देश्य में बदलते हैं। आज के समय भी लोग अस्तित्वगत शून्यता का अनुभव करते हैं। लोग भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे होने के बावजूद जीवन में अर्थहीनता महसूस करते हैं। समाज में बढ़ता अवसाद और चिंता इस बात का संकेत है कि लोग जीवन में एक गहरे उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। इसका समाधान है अपने जीवन में एक गहरे अर्थ की खोज करना, किसी उद्देश्य के लिए काम करना, चाहे वो कला, सेवा, शिक्षा या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो। अपने दुख को एक सीख और प्रेरणा के रूप में देखना। फ्रैंकल का मैसेज, दुख से बचना संभव नहीं है, लेकिन इसे अर्थ में बदला जा सकता है। जब हम अपने दर्द का अर्थ समझ लेते हैं तो यह दर्द नहीं रहता, बल्कि एक उपलब्धि बन जाता है। चैप्टर 4, जीवन के अर्थ का अनुभव। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य अपने जीवन में अर्थ की खोज करना है। ये अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और इसे अलग अलग तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कि हम जीवन से क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। यह अध्याय इस बात की गहराई से व्याख्या करता है कि कैसे हम अपने जीवन के अर्थ का अनुभव कर सकते हैं, इसे खोज सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का कोई एक सार्वभौमिक अर्थ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अर्थ उसकी परिस्थितियों, अनुभव और मान्यताओं पर निर्भर करता है। अर्थ को हम बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते, इसे हमें अपने भीतर खोजना पड़ता है। फ्रैंकल ने बताया कि लोग 3 प्रमुख तरीकों से अपने जीवन में अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। पहला, सृजन और कार्य। जब हम कुछ मूल्यवान बनाते हैं या कोई सार्थक कार्य करते हैं तो हमें जीवन के अर्थ का अनुभव होता है। ये एक लेखक के लिए उसकी किताब हो सकती है, एक शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थियों का भविष्य या एक कलाकार के लिए उसकी कला। किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में संलिग्ध रहना जीवन को अर्थ देता है। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक जो किसी बीमारी का इलाज खोज रहा है, उसके लिए उसका शोध ही जीवन का अर्थ बन जाता है। एक माँ जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उसके लिए उनका भविष्य ही उसके जीवन का अर्थ बन जाता है। दूसरा, प्रेम और अनुभव। प्रेम हमें जीवन का सबसे गहरा अर्थ प्रदान कर सकता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए जीते हैं। प्रेम केवल व्यक्ति के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रकृति, कला, संगीत और सौंदर्य के प्रति भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, फ्रैंकल ने देखा कि कई कैदी अपने प्रियजनों की याद में जीवित रहते थे। किसी व्यक्ति के लिए संगीत सुनना, पहाड़ों की सौंदर्यता को देखना या बच्चों की हंसी को महसूस करना भी जीवन के अर्थ का अनुभव हो सकता है। तीसरा, संघर्ष और दुख को स्वीकार करना। जब हम अपने दुख को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वह एक साधारण पीड़ा नहीं रह जाता, बल्कि एक उपलब्धि बन जाता है। दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसे एक अर्थ में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति जो अपनी बीमारी से लड़ते हुए दूसरों को प्रेरित करता है। एक दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदलकर समाज में बदलाव लाता है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास क्यों होता है तो वह किसी भी कैसे को सह लेता है। आधुनिक दुनिया में अर्थहीनता आज की आधुनिक दुनिया में बहुत से लोग अस्तित्वगत शून्यता का अनुभव करते हैं, यानी वे अपने जीवन के उद्देश्य को खो चुके होते हैं। अर्थ के लक्षण उदासीनता और निराशा, जब व्यक्ति को कोई उद्देश्य नहीं दिखता। अत्यधिक भौतिकतावाद, जब लोग केवल पैसे, शक्ति और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। डिप्रेशन और आत्महत्या की प्रवृत्ति, जब व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन बेकार है। इसका समाधान है अपने जीवन में छोटे छोटे अर्थपूर्ण लक्ष्य बनाना, अपने काम, रिश्तों और संघर्षों में गहरे अर्थ की खोज करना, दूसरों की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक बनाना। जीवन के अर्थ की खोज में हमारी भूमिका।
एक, अपने वर्तमान क्षण में अर्थ खोजना। जीवन का अर्थ किसी भविष्य की चीज में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में ही खोजा जा सकता है। छोटे छोटे अनुभव भी हमारे जीवन को अर्थ दे सकते हैं, जैसे कि किसी को मदद करना, प्रकृति का आनंद लेना या किसी के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताना। दूसरा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा जीवन हमारे अपने चुनावों पर निर्भर करता है। हम जो भी उद्देश्य तय करेंगे वही हमारे जीवन का अर्थ बनेगा। तीसरा, कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखना। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें जीवन की एक सीख के रूप में देखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं तो हम अपने जीवन के अर्थ को गहराई से समझ सकते हैं। जीवन का अंतिम अर्थ यह नहीं है कि हम इससे क्या चाहते हैं, बल्कि यह कि जीवन हमसे क्या चाहता है। चैप्टर 5 जीवित रहने की उम्मीद। फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य के पास आशा और अर्थ होता है तो वो असंभव परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। एकाग्रता शिविरों में जहां लोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे, वहां भी कुछ लोग इसलिए जीवित रहे क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य के लिए कोई उद्देश्य या उम्मीद देखी। फ्रैंकल ने अनुभव किया कि जो लोग अपनी आशा बनाए रखते थे और भविष्य में किसी न किसी उद्देश्य को देख पाते थे, वे अधिक समय तक जीवित रह सके। आशा और जीवित रहने का गहरा संबंध। आशा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य या सपना हो तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी आशा खो देता है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद भी जल्दी हार मान सकता है। फ्रैंकल के अनुसार मनुष्य केवल भोजन, पानी और हवा के सहारे नहीं जीता, बल्कि उसे जीने के लिए एक उद्देश्य भी चाहिए। उदाहरण के रूप में, एक कैदी जो उम्मीद रखता है कि वो अपनी पत्नी से दोबारा मिलेगा, वो कठिनाइयों को सह सकता है। एक कलाकार जो अपनी अधूरी पेंटिंग को पूरा करना चाहता है, वो संघर्ष करते हुए भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसने ये मान लिया कि उसके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, वो जल्द ही निराशा के कारण टूट जाता है। फ्रैंकल ने देखा कि जो कैदी अपनी आशा खो देते थे, वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे। एक महत्वपूर्ण घटना। एक कैदी को सपना आया कि क्रिसमस तक युद्ध समाप्त हो जाएगा और वो स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन जब क्रिसमस आया और कुछ नहीं बदला, तो उसने पूरी तरह से आशा खो दी। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं है, तो उसका शरीर भी धीरे धीरे हार मान लेता है। जीवित रहने की उम्मीद केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति है जो व्यक्ति को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रख सकती है। यदि हम अपने भविष्य में किसी उद्देश्य को देख सकते हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कर सकते हैं। प्रेम, उद्देश्य और मानसिक स्वतंत्रता, ये तीनों चीजें आशा को जीवित रखने में मदद करती हैं। अंत में हमारी सोच और दृष्टिकोण तय करता है कि हम कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता। यही स्वतंत्रता हमें जीवित रहने की उम्मीद देती है। चैप्टर 6 सांसारिक दुख का आध्यात्मिक आयाम। फ्रैंकल बताते हैं कि दुख केवल एक पीड़ा नहीं, यह एक अवसर भी हो सकता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के गहरे अर्थ को खोज सकता है। जब हम अपने दुख को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो वो केवल यात्रा नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक रूप से हमें मजबूत बनाने वाला अनुभव बन जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरता है। ये दुख शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो सकता है। मुख्य प्रकार के दुख: शारीरिक दुख, बीमारी, दुर्घटना, भूख, गरीबी आदि। मानसिक दुख: अवसाद, तनाव, असफलता, अकेलापन आदि। भावनात्मक दुख: किसी प्रियजन को खो देना, रिश्तों की समस्याएं, विश्वासघात आदि। आध्यात्मिक दुख: जीवन के अर्थ को ना समझ पाना, अस्तित्व पर संदेह करना, अपने उद्देश्य से भटक जाना। फ्रैंकल कहते हैं कि हम इन दुखों से भाग नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम इनका सामना कैसे करें। सांसारिक दुख को आध्यात्मिक रूप से देखने का दृष्टिकोण। दुख को आध्यात्मिक रूप से देखने का मतलब ये नहीं है कि हम पीड़ा को अनदेखा करें, बल्कि ये समझें कि दुख का एक गहरा अर्थ हो सकता है। 1. दुख एक चुनौती है, सजा नहीं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि दुख एक सजा है, लेकिन वास्तव में ये मानवीय आत्मा की परीक्षा हो सकता है। जीवन हमें कठिनाइयों के माध्यम से ये सिखाता है कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। उदाहरण के रूप में, एक गरीब छात्र जो संघर्ष करता है लेकिन अंततः अपने कठिन परिश्रम से सफल होता है।
2. आत्मा की स्वतंत्रता। भले ही हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं हो, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा स्वतंत्र होती है। यह स्वतंत्रता हमें ये तय करने का अवसर देती है कि हम अपने दुख को किस रूप में देखते हैं। फ्रैंकल के शब्दों में, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता। 3. पीड़ा को अर्थ में बदलना। यदि हम अपने दुख को एक उद्देश्य से जोड़ सकते हैं तो वो केवल पीड़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक शक्ति बन सकता है। उदाहरण, गांधी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां सही, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने उच्च उद्देश्य अहिंसा और स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल किया। मदर टेरेसा ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को सेवा का रूप दिया और दूसरों के लिए जीने का अर्थ पाया। आज के समय में समाधान। आज के समय में लोग अक्सर अपने दुखों से भागने की कोशिश करते हैं, दवाओं, शराब, मनोरंजन या भौतिक सुखों के माध्यम से। लेकिन ये केवल एक अस्थायी समाधान है। अपने दुख को स्वीकार करें, दुख से भागने के बजाय उसे एक शिक्षा की तरह देखें। ये सोचें कि ये आपको क्या सिखा सकता है और आप इससे कैसे मजबूत बन सकते हैं। दूसरों की मदद करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। सेवा और परोपकार से हमें अपने दुख में भी आशा और खुशी मिल सकती है। ध्यान और प्रार्थना करें। अध्यात्म के किसी रूप से जुड़ना, चाहे वो प्रार्थना हो, ध्यान हो या कोई और साधना, मन को शांति देता है। ये हमें हमारे दुखों को सहने की शक्ति भी देता है। जीवन में एक उच्च उद्देश्य खोजें। यदि आप अपने दुख को एक उद्देश्य से जोड़ सकते हैं तो वो केवल पीड़ा नहीं रहेगा। जैसे फ्रैंकल ने अपने दर्द को लोगोथेरेपी में बदला, वैसे ही आप भी अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना सकते हैं। दुख को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, लेकिन यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारी आत्मा को ऊपर उठा सकता है और हमें हमारे जीवन का सच्चा अर्थ दे सकता है। चैप्टर 9, अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग लोगोथेरेपी का एक प्रमुख सिद्धांत है। विक्टर ई फ्रैंकल के मुताबिक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य जीवन में अर्थ खोजना है। ये सिद्धांत लोगोथेरेपी का एक केंद्रीय हिस्सा है। फ्रैंकल का मानना था कि ये अर्थ या उद्देश्य ही है जो इंसान को जीवन की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देता है। अर्थ की इच्छा का मतलब यह है कि हम जीवन में किसी उच्च उद्देश्य, कारण या लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, जो हमें हमारे संघर्षों और पीड़ा से जूझने की शक्ति देता है। ये इच्छा ही वो शक्ति है जो हमें जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रखती है। अर्थ की इच्छा और मनुष्य का अस्तित्व। 1. इंसान का अस्तित्व और अर्थ की खोज। फ्रैंकल का ये मानना था कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना या सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि हर इंसान को जीवन का एक अर्थ खोजना होता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो हम किसी भी दुख, कष्ट या कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण, फ्रैंकल के अपने अनुभव के आधार पर जब वे नाजी एकाग्रता शिविर में थे तो उन्होंने देखा कि जो लोग अपने जीवन में किसी उच्च उद्देश्य से जुड़े थे, जैसे कि परिवार से मिलना, किसी मिशन को पूरा करना या किसी चीज के लिए जीना, वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीते रहे। वही जो लोग ये मानने लगे थे कि उनका जीवन बिना उद्देश्य के है, वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गए और जल्दी ही मर गए। 2. मनुष्य का अर्थ का दृष्टिकोण। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य को जीवन में अर्थ खोजना होता है, जो सिर्फ सुख, आराम या भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं होता। कभी कभी हम दुखों, पीड़ा और असफलताओं से भी कुछ सीख सकते हैं और इन्हीं अनुभवों के माध्यम से हम अपने जीवन का अर्थ समझ सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वो इस दर्द और संघर्ष से ये सीख सकता है कि उसका जीवन दूसरों को प्रेरित करने का उद्देश्य हो सकता है, या वो खुद को और अपनी स्थिति को समझने के लिए एक नई दृष्टि पा सकता है। फ्रैंकल के मुताबिक मनुष्य का सबसे गहरा प्रेरक बल अर्थ की खोज है, और यही कारण है कि लोग अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य की तलाश करते हैं। लोगोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्ति को यह समझाना है कि हर परिस्थिति में जीवन का कोई ना कोई अर्थ है और उसे ये अर्थ खुद खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। फ्रैंकल ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में स्पष्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एक व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसका जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, तो वह किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक या कठिन क्यों ना हो। अर्थ की इच्छा और दुख। फ्रैंकल का ये मानना था कि जीवन के सबसे कठिन और दर्दनाक क्षणों में भी हम अपने दुख से अर्थ निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा, दुख का भी एक गहरा उद्देश्य हो सकता है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। ये सिद्धांत जीवन के उन पहलुओं को शामिल करता है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जब हमें कोई बीमारी हो, जब हमें कठिनाइयां आएं, जब हमारे प्रियजन हमसे दूर चले जाएं। फ्रैंकल के अनुसार इन दुखों का उद्देश्य ये हो सकता है कि हम उनसे कुछ नया सीखें, अपनी मानवता और सहनशीलता को समझें और अपने जीवन के अर्थ की खोज में और गहरा तक जाएं। अर्थ की इच्छा और स्वतंत्रता। अर्थ की इच्छा के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वतंत्रता।
मनुष्य के पास हमेशा ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी परिस्थितियों का कैसे सामना करेगा और अपनी प्रतिक्रिया क्या देगा। फ्रैंकल का मानना था कि ये अंतिम मानव स्वतंत्रता है, यानी मनुष्य हमेशा ये चुन सकता है कि वो एक परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करेगा और इसी प्रतिक्रिया से वो अपने जीवन में अर्थ की खोज करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे किसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, वो ये चुन सकता है कि वो उसे एक बाधा के रूप में देखे या फिर इसे अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को और मजबूत करने का एक अवसर समझे। फ्रैंकल के सिद्धांतों के माध्यम से हम समझते हैं कि अर्थ का चुनाव हम पर निर्भर करता है। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने का निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 10 जीवन का अर्थ। विक्टर ई फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में जीवन के अर्थ को मानव अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना है। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन में अर्थ खोजने का होता है। ये सिर्फ सुख की प्राप्ति या भौतिक संतोष से अलग है, बल्कि इसका गहरा संबंध व्यक्ति के आंतरिक उद्देश्य, दृष्टिकोण और जीवन की परिस्थितियों से है। फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और अनूठा होता है। ये अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है और व्यक्ति को इसे समझने के लिए इसे खोजना पड़ता है। जब मनुष्य जीवन में कोई उद्देश्य खोज लेता है, तो वो किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। 1. जीवन का अर्थ, एक व्यक्तिगत खोज। फ्रैंकल का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या अर्थ खुद ढूंढना पड़ता है। जीवन का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति या समाज द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है और हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अनूठा होता है। ये सिर्फ एक ध्येय या लक्ष्य नहीं होता, बल्कि जीवन में हर अनुभव, हर संघर्ष, हर चुनौती का भी एक गहरा उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे एक मिशन, परिवार, रिश्तों, करियर या खुद से जुड़े उद्देश्य के रूप में पा सकते हैं। 2. जीवन का अर्थ दुख में भी हो सकता है। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि दुख और पीड़ा से भी जीवन का अर्थ निकल सकता है। उनका मानना था कि जीवन के कठिन समय में भी अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें, तो हम उस पीड़ा से भी कुछ सीख सकते हैं। दुख का अर्थ भी खोजना संभव है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तो वो न केवल अपनी बीमारी से उभरने के लिए प्रेरित हो सकता है, बल्कि वो दूसरों को भी उस संघर्ष से प्रेरित कर सकता है। फ्रैंकल ने खुद के अनुभव का हवाला देते हुए कहा था कि नाजी एकाग्रता शिविर में लोग अपनी मृत्यु से पहले अपनी पीड़ा का कोई न कोई गहरा अर्थ ढूंढ पा रहे थे। 3. अस्तित्व और उद्देश्य की खोज। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य का अस्तित्व तभी सार्थक है जब वो अपने जीवन का उद्देश्य या अर्थ ढूंढता है। उन्हें लगता था कि हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं। ये उद्देश्य केवल आत्मसंतोष तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज और दूसरों के प्रति भी एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। फ्रैंकल ने जीवन का अर्थ अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया। इस संदर्भ में वे 3 प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन का अर्थ पा सकते हैं। 1. रचनात्मकता और कार्य। रचनात्मकता जीवन में अर्थ लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी सार्थक कार्य में लगे होते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य महसूस होता है। उदाहरण, जब एक कलाकार अपना चित्र बना रहा होता है या एक लेखक अपनी किताब लिख रहा होता है, तो वो न केवल खुद को अभिव्यक्त कर रहा होता है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बना रहा होता है। अर्थ प्राप्त करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े कार्य ही करें, बल्कि छोटे कार्यों में भी अगर हम उद्देश्य महसूस करते हैं, तो वो भी जीवन का उद्देश्य हो सकता है। 2. प्रेम और रिश्ते। प्रेम को फ्रैंकल ने जीवन का अर्थ पाने के सबसे गहरे तरीकों में से एक माना। जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य महसूस करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए जीता है या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ गहरे संबंध बनाता है, वो अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ महसूस करता है। इसके अलावा रिश्ते हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। फ्रैंकल के अनुसार सच्चा प्रेम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी भलाई के लिए जीने में होता है, न कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। 3. दुख और पीड़ा का अर्थ। फ्रैंकल का कहना था कि दुख से भी जीवन का अर्थ निकाला जा सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमेशा नहीं होती हैं, लेकिन जब वे आती हैं तो उनका सामना करने का तरीका जीवन के अर्थ को खोलता है। जब हम अपने दुखों का सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम उनमें से किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य निकाल सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो न केवल अपने इलाज के दौरान संघर्ष कर सकता है, बल्कि अपने संघर्ष से दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। ये भी एक तरीका है कैसे हम अपनी पीड़ा से कुछ अच्छा निकाल सकते हैं और अपने जीवन में नया उद्देश्य ढूंढ सकते हैं।
फ्रैंकल के मुताबिक जीवन का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि लोगोथेरेपी में ये माना जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य न केवल हमारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से भी। लोगोथेरेपी ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो हम हर संघर्ष से उभर सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो, दुख हो या सामाजिक असफलता। जीवन का अर्थ हमें निरंतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। विक्टर फ्रैंकल का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि जब हम जीवन में किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और यही हमारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ है। चैप्टर 10 जीवन का अर्थ। विक्टर ई फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में जीवन के अर्थ को मानव अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना है। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन में अर्थ खोजने का होता है। ये सिर्फ सुख की प्राप्ति या भौतिक संतोष से अलग है, बल्कि इसका गहरा संबंध व्यक्ति के आंतरिक उद्देश्य, दृष्टिकोण और जीवन की परिस्थितियों से है। फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और अनूठा होता है। ये अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है और व्यक्ति को इसे समझने के लिए इसे खोजना पड़ता है। जब मनुष्य जीवन में कोई उद्देश्य खोज लेता है तो वो किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। 1. जीवन का अर्थ एक व्यक्तिगत खोज। फ्रैंकल का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या अर्थ खुद ढूंढना पड़ता है। जीवन का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति या समाज द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है और हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अनूठा होता है। ये सिर्फ एक ध्येय या लक्ष्य नहीं होता, बल्कि जीवन में हर अनुभव, हर संघर्ष, हर चुनौती का भी एक गहरा उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे एक मिशन, परिवार, रिश्तों, करियर या खुद से जुड़े उद्देश्य के रूप में पा सकते हैं। 2. जीवन का अर्थ दुख में भी हो सकता है। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि दुख और पीड़ा से भी जीवन का अर्थ निकल सकता है। उनका मानना था कि जीवन के कठिन समय में भी अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हम उस पीड़ा से भी कुछ सीख सकते हैं। दुख का अर्थ भी खोजना संभव है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है तो वो न केवल अपनी बीमारी से उभरने के लिए प्रेरित हो सकता है बल्कि वो दूसरों को भी उस संघर्ष से प्रेरित कर सकता है। फ्रैंकल ने खुद के अनुभव का हवाला देते हुए कहा था कि नाजी एकाग्रता शिविर में लोग अपनी मृत्यु से पहले अपनी पीड़ा का कोई न कोई गहरा अर्थ ढूंढ पा रहे थे। 3. अस्तित्व और उद्देश्य की खोज। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य का अस्तित्व तभी सार्थक है जब वो अपने जीवन का उद्देश्य या अर्थ ढूंढता है। उन्हें लगता था कि हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं। ये उद्देश्य केवल आत्मसंतोष तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज और दूसरों के प्रति भी एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। फ्रैंकल ने जीवन का अर्थ अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया। इस संदर्भ में वे 3 प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन का अर्थ पा सकते हैं। 1. रचनात्मकता और कार्य। रचनात्मकता जीवन में अर्थ लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम किसी सार्थक कार्य में लगे होते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य महसूस होता है। उदाहरण, जब एक कलाकार अपना चित्र बना रहा होता है या एक लेखक अपनी किताब लिख रहा होता है तो वो न केवल खुद को अभिव्यक्त कर रहा होता है बल्कि समाज के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बना रहा होता है। अर्थ प्राप्त करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े कार्य ही करें, बल्कि छोटे कार्यों में भी अगर हम उद्देश्य महसूस करते हैं तो वो भी जीवन का उद्देश्य हो सकता है। 2. प्रेम और रिश्ते। प्रेम को फ्रैंकल ने जीवन का अर्थ पाने के सबसे गहरे तरीकों में से एक माना। जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य महसूस करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए जीता है या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ गहरे संबंध बनाता है, वो अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ महसूस करता है। इसके अलावा रिश्ते हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। फ्रैंकल के अनुसार सच्चा प्रेम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी भलाई के लिए जीने में होता है, न कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। 3. दुख और पीड़ा का अर्थ। फ्रैंकल का कहना था कि दुख से भी जीवन का अर्थ निकाला जा सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमेशा नहीं होती हैं, लेकिन जब वे आती हैं तो उनका सामना करने का तरीका जीवन के अर्थ को खोलता है। जब हम अपने दुखों का सही तरीके से सामना करते हैं तो हम उनमें से किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य निकाल सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो वो न केवल अपने इलाज के दौरान संघर्ष कर सकता है बल्कि अपने संघर्ष से दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। ये भी एक तरीका है कैसे हम अपनी पीड़ा से कुछ अच्छा निकाल सकते हैं और अपने जीवन में नया उद्देश्य ढूंढ सकते हैं।
फ्रैंकल के मुताबिक जीवन का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि लोगोथेरेपी में ये माना जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य न केवल हमारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से भी। लोगोथेरेपी ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो हम हर संघर्ष से उभर सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो, दुख हो या सामाजिक असफलता। जीवन का अर्थ हमें निरंतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। विक्टर फ्रैंकल का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि जब हम जीवन में किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और यही हमारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ है। चैप्टर 11 चयन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस। विक्टर ई फ्रैंकल का चयन की स्वतंत्रता सिद्धांत लोगोथेरेपी का एक मूलभूत और गहरा पहलू है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के पास हमेशा ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी जीवन स्थितियों और अनुभवों पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान को हमेशा ये स्वतंत्रता मिलती है कि वो उन परिस्थितियों के प्रति अपनी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया को चुन सके। ये सिद्धांत मनुष्य के अस्तित्व में स्वतंत्रता की अहमियत और भूमिका को उजागर करता है। फ्रैंकल के मुताबिक मनुष्य हमेशा अपनी परिस्थितियों में भी कुछ हद तक स्वतंत्र होता है। उनके अनुसार हम किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से उस स्थिति के कैदी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी स्थिति के प्रति एक आंतरिक प्रतिक्रिया चुनने का अधिकार होता है। यही वो स्वतंत्रता है जो मनुष्य को उसकी कठिनाइयों और संघर्षों में भी ताकत प्रदान करती है। सबसे अंतिम स्वतंत्रता, अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव। फ्रैंकल का ये मानना था कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संकट या परेशानी का सामना करता है तो उस समय में उसकी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मनुष्य ये चुन सकता है कि वो किसी कठिन परिस्थिति के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखेगा। उदाहरण, फ्रैंकल ने खुद के एकाग्रता शिविर के अनुभव से इसे स्पष्ट किया। वहां नाथी सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद फ्रैंकल और कुछ अन्य लोगों ने इस कड़वी सच्चाई से ये समझ पाए कि उनकी मानसिक स्थिति और सोच पर उनका पूरा नियंत्रण था और यही उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा देता था। ये अंतिम स्वतंत्रता थी, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं का चुनाव। फ्रैंकल ने नाजी एकाग्रता शिविर में बिताए गए अपने समय में जहां असाधारण शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी, उन्होंने ये महसूस किया कि मनुष्य का वास्तविक नियंत्रण उसकी सोच और प्रतिक्रिया पर होता है, न कि उसकी बाहरी परिस्थितियों पर। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 1. परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया का चुनाव। एकाग्रता शिविर के बीच जहां हर रोज मौत का सामना करना पड़ता था, फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी पूरी तरह से टूट गए और बिना किसी उद्देश्य के मर गए, जबकि कुछ ने अपनी मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखी और खुद को अपनी जीवन के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश की। यही कारण था कि कुछ लोग दूसरों से अधिक जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थिति के बावजूद खुद को मानसिक रूप से जीवित रखा और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश की। 2. मानसिक और आंतरिक स्वतंत्रता। फ्रैंकल ने देखा कि भले ही बाहरी परिस्थितियां अत्यधिक कष्टकारी थी, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा अपने मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ उन परिस्थितियों से निपट सकता है। ये आंतरिक स्वतंत्रता ही थी जिसने उन्हें और उनके जैसे कुछ अन्य लोगों को सहनशील और प्रेरित बनाए रखा। चयन की स्वतंत्रता और जीवन में उद्देश्य। फ्रैंकल के अनुसार हम अपनी परिस्थितियों का चयन नहीं कर सकते, लेकिन हम उन परिस्थितियों के प्रति अपनी मानसिक प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण का चयन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया ही उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, तो वो जीवन को एक नए अर्थ और उद्देश्य के साथ जी सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहा है। वो बुरी तरह से नौकरी खो चुका है, रिश्तों में तनाव है या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में वो अपनी मानसिक स्थिति पर काम करके ये तय कर सकता है कि वो अपने संघर्षों को किस रूप में देखेगा। क्या वो उन्हें चुनौती के रूप में देखेगा या फिर हर चीज को समाप्ति के रूप में? जब वो ये चुनता है कि वो अपने संघर्ष को एक विकासात्मक अवसर के रूप में देखेगा, तो उसकी प्रतिक्रिया जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ खोजने में बदल जाती है। ये विकल्प उसका चयन की स्वतंत्रता है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, वो अपनी प्रतिक्रिया के जरिए अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत और जिम्मेदारी। फ्रैंकल के सिद्धांत में स्वतंत्रता केवल एक बुनियादी अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो हम उस जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोज सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमेशा ये स्वतंत्रता होती है कि हम किसी भी स्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हालांकि हमें हमेशा ये चुनने का अवसर नहीं मिलता कि हम किस स्थिति में होंगे, लेकिन हमें ये चुनने की स्वतंत्रता होती है कि हम अपनी स्थिति को कैसे संभालेंगे और कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। स्वतंत्रता और लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी में स्वतंत्रता का यह सिद्धांत जीवन के अर्थ की खोज से जुड़ा हुआ है। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य को इस जीवन में एक उद्देश्य खोजने का अधिकार है, और जब वो ये समझता है कि उसके पास अपनी मानसिक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण है, तो वो जीवन के प्रति अपनी दृष्टि बदल सकता है। लोगोथेरेपी में स्वतंत्रता को आत्मनिर्देशन के रूप में दिखा जाता है, जहां हम न केवल अपनी परिस्थिति को समझते हैं, बल्कि उनसे बाहर निकलने के तरीके और अपने जीवन के अर्थ को पहचानने के रास्ते भी खोजते हैं। चैप्टर 12 मानव आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति।
विक्टर ने अपनी किताब में मानव आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति को विशेष रूप से रेखांकित किया है। फ्रैंकल के अनुसार मानव आत्मा के पास ऐसी अद्वितीय प्रतिरोधात्मक क्षमता है जो उसे सबसे कठिन और दर्दनाक परिस्थितियों में भी जिंदा रहने और सकारात्मक रूप से जीने की क्षमता देती है। उन्होंने ये सिद्धांत नाजी एकाग्रता शिविरों में बिताए गए अपने अनुभवों से निकाला, जहां उन्होंने देखा कि लोग अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातनाओं के बावजूद मानव आत्मा में एक अद्भुत क्षमता होती है जो उसे निरंतर संघर्ष करने और अपना उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। फ्रैंकल का यह मानना था कि हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मबल ही हमें जीवन के सबसे कठिन समय में भी सशक्त बनाए रखते हैं। ये सिद्धांत केवल शारीरिक ताकत से नहीं जुड़ा, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर मनुष्य की शक्ति को भी दर्शाता है। एक उद्देश्य का एहसास, आत्मबल का स्रोत। फ्रैंकल के अनुसार जब व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है तो उसे कोई भी शारीरिक या मानसिक यातनाएं उसे तोड़ नहीं सकती। उनके अनुभवों के अनुसार उन लोगों ने ही सबसे ज्यादा सहनशीलता और धैर्य दिखाया था जिन्होंने अपने जीवन में किसी उद्देश्य का एहसास किया था, चाहे वो किसी दूसरे को बचाने का उद्देश्य हो या खुद के किसी व्यक्तिगत मिशन को पूरा करने का। उदाहरण, फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी केवल इसलिए जीवित रहते थे क्योंकि वो किसी और के लिए या अपने प्रिय वस्तु या रिश्ते के लिए जीवन का मूल्य समझते थे। ये उद्देश्य उनके लिए जीवन की ऊर्जा का स्रोत था और ये उनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता था। 2. स्वतंत्रता का एहसास और स्वावलंबन। आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति को एक और स्तर पर व्यक्त किया जाता है जब व्यक्ति अपनी स्थिति पर मानसिक और आंतरिक स्वतंत्रता का एहसास करता है। एकाग्रता शिविर में फ्रैंकल ने यह देखा कि जिन कैदियों को यह समझ में आता था कि उनकी बाहरी स्थितियों से अलग उनका आंतरिक संसार स्वतंत्र था, उन्होंने अपनी पीड़ा से बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया। किसी भी परिस्थिति में हमारी आंतरिक दुनिया पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। चाहे हमें शारीरिक यातनाएं दी जा रही हों, हम मानसिक रूप से उन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे खुद के चयन पर आधारित हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मानव आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति का दूसरा रूप है। आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति और संघर्ष। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य भावी हैं, लेकिन हमारे संघर्षों के दौरान हमारी आत्मा का असली परीक्षण होता है। कई बार हमें अपनी शारीरिक ताकत से अधिक अपनी मानसिक ताकत और आत्मबल का उपयोग करना पड़ता है। एक, शारीरिक कष्ट और मानसिक शक्ति का संघर्ष। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट या पीड़ा का सामना करना पड़ता है तो वो अक्सर महसूस करता है कि वो टूट रहा है, लेकिन मानसिक शक्ति और आंतरिक उद्देश्य की समझ उस व्यक्ति को उठने और आगे बढ़ने का बल देती है। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग शारीरिक पीड़ा को सहन करने में बेहतर होते थे, जबकि कुछ लोग मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते थे। यही अंतर यह बताता है कि मानसिक स्थिति और उद्देश्य की समझ शारीरिक कष्टों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2. दुख और पीड़ा को एक उद्देश्य के रूप में देखना। फ्रैंकल के अनुसार हमारा दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि हम अपने दुखों और पीड़ाओं को कैसे समझते हैं। जब हम अपनी पीड़ा को एक उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं तो वो हमें उस स्थिति में भी आत्मबल और सहनशीलता की शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने कठिन संघर्षों के बावजूद ये सोचता है कि उसकी पीड़ा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, तो वो उस पीड़ा को एक उच्च उद्देश्य के रूप में देखता है। ये दृष्टिकोण उसकी आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है। फ्रैंकल के अनुसार लोगोथेरेपी इस आत्मबल और प्रतिरोधात्मक शक्ति को जागरूक करने का एक तरीका है। लोगोथेरेपी में व्यक्ति को यह समझा जाता है कि उसका जीवन एक उद्देश्य और अर्थ से जुड़ा हुआ है और यह उद्देश्य उसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। लोगोथेरेपी यह सिखाती है कि मनुष्य के पास यह क्षमता होती है कि वो किसी भी कठिन परिस्थिति में भी खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सकता है, और यही उसकी आत्मा की प्रतिरोधात्मक शक्ति है। ये एक तरह से सहनशीलता और अडिगता की मानसिकता को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों और कष्टों का सामना करने में मदद मिलती है। चैप्टर 13, अस्तित्व का शून्यता, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। विक्टर ई फ्रैंकल ने अपनी किताब में अस्तित्व का शून्यता, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की अवधारणा को पेश किया है। ये अवधारणा एक गहरी और महत्वपूर्ण विचारधारा पर आधारित है, जो बताती है कि जब जीवन में अर्थ और उद्देश्य का अभाव हो तो व्यक्ति शून्यता या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम महसूस करता है। फ्रैंकल का मानना था कि ये शून्यता आधुनिक समाज में बढ़ती जा रही समस्या है, खासकर उन व्यक्तियों में जो भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद और सांसारिक सुख साधनों में खुद को खो चुके होते हैं। अस्तित्व का शून्यता वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी उद्देश्य, अर्थ या दिशा का अनुभव नहीं करता। ये स्थिति उसे जीवन के प्रति निराशा, उदासी और खालीपन का एहसास कराती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी गहरे उद्देश्य का अनुभव नहीं कर पाते और अक्सर उन्हें बेहद व्यक्तिगत और आंतरिक निराशा का सामना करना पड़ता है। 1. अस्तित्व का शून्यता और आधुनिक समाज। फ्रैंकल का मानना था कि आधुनिक समाज में लोगों के लिए अर्थ की खोज करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग भौतिक संपत्ति, शक्ति या सामाजिक मान्यता को अपना उद्देश्य मानने लगते हैं। ऐसे में जब वे उन चीज़ों को प्राप्त करने में असफल होते हैं या जब वे उनकी अस्थायी प्रकृति का अनुभव करते हैं, तो उन्हें ये शून्यता महसूस होती है। ये शून्यता समाज के उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जो उच्च सामाजिक स्थिति या भौतिक संपत्ति के बावजूद आध्यात्मिक या मानसिक संतोष नहीं महसूस करते। 2. अस्तित्व का शून्यता और जीवन में उद्देश्य का अभाव।
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की कमी महसूस करता है तो वह मानसिक शून्यता की स्थिति में पहुंच जाता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका जीवन बस रूटीन और दिनचर्या का पालन करने तक सीमित है। उपलब्धि और सफलता के बावजूद वो हमेशा एक खालीपन महसूस करता है जो उसके अंदर किसी गहरे उद्देश्य की कमी को दर्शाता है। 3. अस्तित्व का शून्यता और मानसिक विकार। फ्रैंकल ने यह भी कहा कि अस्तित्व का शून्यता मानसिक विकारों और अवसाद के रूप में सामने आ सकता है। जब व्यक्ति अपनी स्थिति से असंतुष्ट और निराश महसूस करता है तो उसे ये शून्यता और भी गहरी लगती है। यह अवसाद मानसिक तनाव, आत्महत्या के विचार और भावनात्मक विकारों के रूप में प्रकट हो सकती है। अस्तित्व का शून्यता उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता और उसकी आंतरिक स्थिति उसे खाली और अनुपयोगी महसूस कराती है। अस्तित्व का शून्यता और लोगोथेरेपी। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में इस शून्यता को अर्थ की कमी के रूप में देखा। लोगोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मनुष्य के लिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य और अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब जीवन में ये उद्देश्य नहीं होता तो व्यक्ति अस्तित्व की शून्यता में डूब सकता है। फ्रैंकल के अनुसार अस्तित्व का शून्यता केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो बाहरी संघर्षों का सामना कर रहा है, बल्कि वो उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से खोए गए होते हैं और जिनके पास अपने जीवन के लिए कोई स्थिर उद्देश्य या अर्थ नहीं है। ऐसे लोग अनंतता और दिशाहीनता का अनुभव करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा नहीं है। 1. उद्देश्य की खोज और शून्यता का समाधान। लोगोथेरेपी ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के पास जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने की शक्ति होती है जो उसे शून्यता से बाहर निकाल सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है तो वह अस्तित्व की शून्यता से बाहर निकल सकता है। ये उद्देश्य किसी नए लक्ष्य को प्राप्त करने, रिश्तों में गहरी समझ स्थापित करने या समाज के लिए कुछ सकारात्मक योगदान देने के रूप में हो सकता है। फ्रैंकल का मानना था कि व्यक्ति को इस शून्यता से बाहर निकलने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने दुख और पीड़ा को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से देख सकते हैं और यही तरीका हमें शून्यता से बाहर निकाल सकता है। 2. आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य। फ्रैंकल ने यह भी सुझाव दिया कि हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता हमें शून्यता से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। अगर हम स्वयं के प्रति सच्चे और ईमानदार रहें तो हम जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं। कभी कभी जीवन में शून्यता का अनुभव उन व्यक्तियों में अधिक होता है जो अपनी स्थिति को दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं, ना कि खुद के अनुभव से। जब व्यक्ति अपने अंदर के उद्देश्य और अर्थ को पहचानता है तो वह अपनी शून्यता से मुक्त हो सकता है। अस्तित्व का शून्यता और भविष्य की दशा। फ्रैंकल के अनुसार अस्तित्व का शून्यता केवल एक अस्थायी स्थिति है। अगर व्यक्ति सही मानसिक दृष्टिकोण अपनाता है और अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है। यही वजह है कि लोगोथेरेपी को जीवन में उद्देश्य की खोज और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है जो व्यक्ति को शून्यता से बाहर निकाल सकता है। अस्तित्व का शून्यता विक्टर फ्रैंकल के अनुसार एक मानसिक स्थिति है जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी उद्देश्य या अर्थ की कमी महसूस करता है। ये शून्यता जो आधुनिक समाज में अधिक प्रकट हो रही है, एक व्यक्ति को निराशा, खालीपन और मानसिक विकारों का सामना करवा सकती है। हालांकि फ्रैंकल का ये मानना था कि अस्तित्व का शून्यता एक अस्थायी अवस्था है और जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है तो वह इस शून्यता से बाहर निकल सकता है। चैप्टर 14 स्वयं का परे देखना, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। विक्टर ई फ्रैंकल ने अपनी किताब में स्वयं का परे देखना यानी सेल्फ ट्रांसेंडेंस के सिद्धांत को बेहद महत्वपूर्ण और गहरी मानववादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। ये विचार ये बताता है कि व्यक्ति को अपनी आत्म अवधारणा से परे जाना चाहिए और अपने अस्तित्व को केवल स्वयं के अनुभवों और इच्छाओं के बजाय उच्च उद्देश्य और बाहरी लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। ये सिद्धांत लोगोथेरेपी का एक केंद्रीय हिस्सा है और इसे मानव जीवन के गहरे उद्देश्य की खोज के रूप में समझा जा सकता है। फ्रैंकल का मानना था कि हमारा असली उद्देश्य तब सामने आता है जब हम अपने जीवन को केवल अपनी खुशियों और संतोष के बजाय दूसरों की भलाई, समाज की सेवा और उच्च लक्ष्यों के लिए समर्पित करते हैं। इसका अर्थ है कि स्वयं का परे देखना वह अवस्था है जिसमें हम अपनी सीमित इच्छाओं और जरूरतों को त्याग कर जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। स्वयं का परे देखना का अर्थ है अपने आप से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व को किसी और उद्देश्य या उच्च मानवीय मिशन से जोड़ना। ये उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भौतिक लक्ष्यों से परे जाकर दूसरों के लिए या किसी महान उद्देश्य के लिए काम करता है। 1. स्वयं से परे जाना और उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होना। फ्रैंकल के अनुसार स्वयं का परे देखना एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे उद्देश्य की पहचान करने और उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सिर्फ अपनी इच्छाओं और खुद के लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ पाते हैं।
ये प्रक्रिया व्यक्ति को स्वयं के अहंकार और स्वार्थ से बाहर निकालकर दूसरों की मदद और समाज की सेवा की ओर अग्रसर करती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को केवल अपनी भौतिक संपत्ति या व्यक्तिगत खुशियों तक सीमित रखता है, तो वो स्वयं का परे नहीं देखता। लेकिन यदि वो अपने लक्ष्य को दूसरों के लिए, समाज के लिए या किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, तो वह स्वयं से परे देखता है और जीवन को एक वास्तविक और सार्थक उद्देश्य प्रदान करता है। 2. व्यक्तिगत संकट और उद्देश्य की खोज। स्वयं का परे देखना तब भी महत्वपूर्ण होता है जब व्यक्ति कठिनाई, संकट या पीड़ा का सामना करता है। फ्रैंकल ने नाजी एकाग्रता शिविरों में बिताए अपने अनुभवों को साझा करते हुए ये बताया कि व्यक्ति को अपनी पीड़ा को एक उच्च उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए ताकि वो उस संकट को सहन कर सके। फ्रैंकल का ये मानना था कि अगर व्यक्ति अपने कष्टों और दुखों को सिर्फ अपनी स्थिति से जोड़े रखता है तो वह शून्यता और निराशा का अनुभव करेगा। लेकिन अगर वह अपने कष्टों को एक उच्च उद्देश्य के लिए सहन करता है, जैसे कि किसी प्रियजन की याद या समाज के लिए एक योगदान, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक मूल्यवान उद्देश्य की ओर बढ़ता है। स्वयं का परे देखना और लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी, जो कि फ्रैंकल द्वारा विकसित किया गया मनोचिकित्सीय दृष्टिकोण है, इस सिद्धांत को जीवन की सार्थकता और उद्देश्य की खोज के रूप में प्रस्तुत करता है। लोगोथेरेपी का मानना है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति तब सामने आती है जब वह अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा और एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब हम अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी से परे देखेंगे, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण और अनुभव गहरे और अधिक सार्थक होंगे। 1. उद्देश्य का अनुभव और शून्यता का समाधान। फ्रैंकल के अनुसार स्वयं का परे देखना जीवन के शून्यता और निरर्थकता के एहसास को समाप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं और शून्यता से बाहर निकलते हैं। ये एक तरह से हमारी मानसिक स्थिति और अस्तित्व को नया अर्थ और दिशा प्रदान करता है। 2. स्वयं से परे जीवन जीने की प्रक्रिया। फ्रैंकल ने यह भी कहा कि स्वयं का परे देखना सिर्फ एक विचार या सिद्धांत नहीं, बल्कि ये एक व्यक्तिगत अनुभव और प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और भौतिक संतुष्टियों से परे देखता है। ये एक सक्रिय निर्णय है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को एक उच्च उद्देश्य, समाज सेवा या किसी महान कार्य के लिए समर्पित करता है। स्वयं का परे देखना विक्टर ई फ्रैंकल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं और इच्छाओं से बाहर निकलकर जीवन के गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये सिद्धांत ये बताता है कि हमारे अस्तित्व का असली उद्देश्य तभी सामने आता है जब हम स्वयं से परे जाकर दूसरों की भलाई और समाज की सेवा की दिशा में काम करते हैं। चैप्टर 15 मानव अस्तित्व का सार। फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक में मानव अस्तित्व का सार के विषय पर विस्तार से चर्चा की है। ये अवधारणा मानव जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रैंकल का मानना था कि मानव अस्तित्व का वास्तविक सार उसके जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज में छिपा होता है। अस्तित्व का सार और जीवन का उद्देश्य। फ्रैंकल के अनुसार मानव अस्तित्व का सार केवल अस्तित्व के शारीरिक पहलुओं में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में निहित होता है। मानव जीवन केवल भौतिक और शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस उद्देश्य और अर्थ से जुड़ा हुआ है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में खोजता है। अर्थ और उद्देश्य ही वो तत्व हैं जो जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाते हैं। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वो अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, चाहे वो दूसरों की सेवा हो, एक सामाजिक या व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति हो, या फिर अपने आंतरिक विकास की दिशा में कार्य करना हो। आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। मानव अस्तित्व का सार तभी उभरता है जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को समझता है। फ्रैंकल के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को अपने हाथों में लेना चाहिए। ये उस आंतरिक शक्ति और जिम्मेदारी का अनुभव है जो उसे जीवन की कठिनाइयों और कष्टों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। फ्रैंकल ने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को अस्तित्व के सार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। इसके अनुसार जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है, तो वो अपनी समस्याओं से उभर सकता है और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है। पीड़ा और कष्ट में भी सार्थकता। फ्रैंकल के अनुसार मानव अस्तित्व का सार केवल सुख या आनंद में नहीं, बल्कि पीड़ा और कष्ट में भी निहित हो सकता है।
वो अपने अनुभवों के आधार पर ये बताते हैं कि किसी भी पीड़ा और संकट को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और यही दृष्टिकोण व्यक्ति को उस पीड़ा से बाहर निकलने की शक्ति देता है। नाजी शिविरों में अपने अनुभवों को साझा करते हुए फ्रैंकल ने बताया कि यहाँ तक कि अत्यधिक कष्ट और दर्द भी जीवन के सार्थक उद्देश्य की दिशा में योगदान कर सकते हैं जब व्यक्ति उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए सहन करता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने कष्टों को एक उद्देश्य से जोड़ता है वो उन्हें सहन करने की शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य की खोज और अस्तित्व का सार। मनुष्य का अस्तित्व उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और जब वो अपने जीवन का उद्देश्य खोजता है तब उसे अस्तित्व का सार मिल जाता है। अर्थ की खोज और उद्देश्य की दिशा में यात्रा ही मानव जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। फ्रैंकल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वो अपनी इच्छाओं और संघर्षों से ऊपर उठकर जीवन का गहरा उद्देश्य पहचानता है। फ्रैंकल के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने भीतर की आंतरिक स्रोत से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। यही आंतरिक उद्देश्य ही जीवन को पूर्ण करता है और उसे वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। स्वयं का परे देखना और अस्तित्व का सार। फ्रैंकल का मानना था कि मानव अस्तित्व का सार केवल अपने स्वयं तक सीमित नहीं है, बल्कि जब व्यक्ति स्वयं से परे देखता है, यानी कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस, और दूसरों की भलाई या किसी उच्च उद्देश्य के लिए काम करता है, तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सार बनता है। वो स्वयं का परे देखना शब्द से ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए, जो उसे स्वयं से बाहर और समाज से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। अस्तित्व की निरंतरता और परिवर्तन। फ्रैंकल के अनुसार मानव अस्तित्व स्थिर नहीं है, बल्कि ये निरंतर विकसित और बदलता रहता है। जीवन के दौरान व्यक्ति कई अवस्थाओं, अनुभवों और कठिनाइयों से गुजरता है और प्रत्येक अनुभव उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। मानव अस्तित्व का सार इस निरंतर परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास में निहित है। फ्रैंकल कहते हैं, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि उसे क्यों जीना है, तो वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। आपको जीवन का क्या अर्थ लगता है? कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।